Good morning, all of you student. In the previous class, we discussed the weight unit. Now we discuss the weight volume unit. इस समय हम भार आयतन मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करें? भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक को वेट वॉल्यूम यूनिट भी कहते हैं। भार आयतन मात्रक को वेट वॉल्यूम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सांद्रता का ऐसा मात्रक जिसमें विलेय को किसमें व्यक्त किया जाता है? विलेय को भार में। भार का मतलब द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और विलायक या विलयन को किसमें व्यक्त किया जाता है? विलायक या विलयन को आयतन में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। सांद्रता का ऐसा मात्रक जिसमें विलेय को तो भार में या द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है और विलायक अथवा विलयन को आयतन में व्यक्त किया जाता है, उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। क्योंकि इसमें जो विलयन है, विलयन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन। इसमें जो विलयन बन रहा है वो विलयन का आयतन है, तो ये ताप से प्रभावित हो जाता है। किससे? ताप से। तो भार आयतन मात्रक की जो सांद्रता होगी ताप से बदल जाएगी। तो ध्यान रखें कि भार आयतन मात्रक कैसा होता है? ताप प्रभावित मात्रक होता है। कैसा? ताप प्रभावित मात्रक होता है। भार आयतन मात्रक कैसा होता है? ताप प्रभावित मात्रक होता है। टेम्परेचर इफेक्टिव यूनिट ताप प्रभावित मात्रक होता है। इसकी जो सांद्रता होगी वो ताप से बदल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय की निश्चित मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। सांद्रता बराबर मैंने क्या बताया था? विलेय की निश्चित मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। और विलयन का आयतन है ताप से बदल रहा है, क्योंकि ताप पहले बढ़ाएंगे तो विलयन का आयतन प्रसारित होगा, फिर ज्यादा ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकृत होगा। तो विलयन का आयतन बदलेगा तो विलयन की सांद्रता बदलेगी, और विलयन की सांद्रता बदलेगी तो ये ताप प्रभावित मात्रक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ताप प्रभावित मात्रक होता है क्योंकि विलयन की सांद्रता ताप से बदल जाती है, विलयन का आयतन बदल जाता है तो सांद्रता बदल जाती है। क्योंकि सांद्रता बराबर मोल प्रति लीटर। ठीक है, विलेय की निश्चित मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन ताप से बदलेगा तो विलयन की सांद्रता बदलेगी, और सांद्रता बदलेगी तो ये भार आयतन मात्रक ताप से प्रभावित होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां आती हैं? मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। कौन कौन सी इकाइयां आती हैं? मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये आती हैं। ठीक है, इन तीनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। इससे पहले हमने मोलरता पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ मोलरता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, देखो इन तीनों में बटे में तो विलयन का आयतन क्या आएगा? लीटर में। बटे में क्या आएगा? विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, V का मतलब विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ आएंगे विलेय के मोल। क्या आएंगे? इसमें मोलरता में क्या आएंगे? विलेय के मोल। मोलरता में क्या आएंगे? विलेय के मोल। और नॉर्मलता में क्या आएंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांक। क्या आएंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांक। विलेय के ग्राम तुल्यांक आएंगे। और यहाँ फॉर्मलता में क्या आएंगे? विलेय के ग्राम सूत्र भार। विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो देखो तीनों को तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करते हैं। जो भार आयतन मात्रक में तीनों जो आते हैं ताप प्रभावित मात्रक, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, तीनों को तुलनात्मक रूप से याद करेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बराबर विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। और नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। आयतन को V से व्यक्त करते हैं। फॉर्मलता विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके,
अब इसमें आप देख रहे हैं कि विलयन का आयतन लीटर में नीचे कांस्टेंट है, मोलरता विलय के मोल आ रहे हैं ऊपर, नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांक आ रहे हैं, फार्मूलता विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या आ रही है। तो फिर ये मोल विलय के ग्राम तुल्यांक और विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या ये क्या होती है? मोल के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं पहले से, मोल के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। मोल के बारे में मोल क्या होता है बताइए? मोल बराबर होता है किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में विलय का या किसी का अणुभार दे दिया जाए उस पदार्थ का, तो वो मोल निकल जाएगा सूत्रानुसार। ठीक है, तो विलय के मोल बराबर विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो मोल निकले आते हैं। तो मोल को निकालने का तरीका ये है। अब बात करते हैं हम कि मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? किसका? मोलरता का। मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी? मोलरता बहुत आसान परिभाषा है, इसको मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता के बारे में आपको समझ में आ गया। मोलरता का कैसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर अथवा मोल प्रति घन डेसीमीटर। लीटर की जगह घन डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम मोल पर डीएम क्यू क्या लिख सकते हैं? डीएम क्यू लिख सकते हैं। और पर को हटा दें तो मोल डीएम माइनस क्यू ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे मात्रक ध्यान रखना, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो मोलरता का जो मात्रक है मोल प्रति लीटर अथवा मोल प्रति घन डेसीमीटर अथवा मोल डीएम माइनस क्यू होता है। ओके, अब इससे मोलरता का जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा? ये सूत्र बन जाएगा मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, और ये हो जाएगा विलयन का आयतन। ठीक है, और ये आयतन किस में हो जाएगा? लीटर में। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्योंकि मोल बराबर क्या होता है? मात्रा बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? मात्रा बटे अणुभार। तो विलय की मोल बराबर विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। ठीक है, तो इस मान को इसमें समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ विलय के मोल की जगह पे विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि जो विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार है, जो बटे में चीज है वो नीचे चली जाती है, इसको आगे खिसका देंगे तो इसको 1 बट्टे विलयन का आयतन लीटर में लिख सकते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मोलरता बराबर विलय की मात्रा ऊपर रह जाएगी, विलय का अणुभार नीचे पहुंच जाएगा। विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, अणुभार नीचे पहुंच गया और गुणा 1 बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2। इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिए मोलरता का। ओके, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल सबसे पहला मैं देता हूँ आपको।
जैसे किसी भी पदार्थ का सूत्र के अनुसार जो अणुभार आया है, किसी भी पदार्थ का सूत्र के अनुसार जो अणुभार आए, ठीक है, उसी के बराबर अगर उसकी निश्चित मात्रा लेकर के जल में घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो उसकी मोलरता क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1, यानी 1.0 कैपिटल M होगी। ओके, तो हमें जैसे ये प्रश्न में दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 60 ग्राम एसिटिक अम्ल, 60 ग्राम एसिटिक अम्ल को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया जाए। कितना? 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वास्तव में उसकी मोलरता कितनी आएगी? 1 इकाई मोलरता आएगी। ऐसा क्यों? कि एसिटिक अम्ल का जो अणुभार है वो कितना होता है? 60 ग्राम। उसको जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया है तो उसकी मोलरता इकाई आएगी। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है कि मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार गुणा 1 बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं फॉर्मूला को, आप सब लोग जानते हैं। मोलरता बराबर विलय की मात्रा WB हो गई, विलय का अणुभार MB हो गया, इंटू 1 बटे विलयन का आयतन लीटर में V लीटर हो गया। ओके, यहाँ विलय की मात्रा कितनी दे रखी है? 60 ग्राम। कितनी दे रखी है? 60 ग्राम। विलय का अणुभार जानते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का अणुभार मैं बता चुका हूं पहले आपको, 60 ग्राम प्रति मोल होता है। 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, इंटू 1 बटे विलयन का आयतन लीटर में कितना है? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। ओके, इसको सॉल्व कर लो। ग्राम से ये ग्राम एक बार कट गया यहाँ। ठीक है, 60 से ये 60 एक बार कट गया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बचा है? बटे में 1 बटे मोल बचा है और यहाँ बटे में 1 बटे लीटर बचा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये बटे में भी बटे है और 1 बटे मोल है, वो मोल ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, मोल ऊपर पहुंच जाएगा और ये लीटर नीचे है। ठीक है, तो इसका जो मान है 1 आया। कितना आया? 1.0 लिखना उचित लगता है। तो इसको हम यानी 1.0 मोल प्रति लीटर मान आया, यानी इसको 1.0 कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है, तो 60 ग्राम एसिटिक अम्ल का अणुभार जो 60 ग्राम होता है, उतनी मात्रा अगर किसी को लेकर के, किसी पदार्थ की लेकर के उसको जल में घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया जाए तो उस विलयन की मोलरता कितनी आएगी? इकाई मोलरता आएगी। कितनी आएगी? इकाई मोलरता। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसकी जगह 60 की जगह 30 ग्राम ले लेता, क्या ले लेता? 30 ग्राम एसिटिक अम्ल लेता तो यहाँ 30 ग्राम हो जाता। 60 ग्राम प्रति मोल उसका अणुभार ही होता और विलयन का आयतन 1 लीटर ही बनाया जाता आधा ग्राम से, तो निश्चित रूप से उसका मान आधा आ जाता। तो कितनी उसकी मोलरता होती? 1/2 कैपिटल M होती। ठीक है, ऐसा ही सवाल मैं आपको बताता हूं जो कि RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें, मोलरता में एक चीज की आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ जो विलयन का आयतन जो है लिया जाएगा वो लीटर में लिया जाएगा। ठीक है, अगर ml में दे रखा है तो उसको भी आप लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और विलयन का आयतन जरूर दे रखा होगा। ठीक है, ये सवाल जो कि RPSC में आया है। ठीक है, 30 ग्राम एसिटिक अम्ल को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया तो विलयन की
मूलरता क्या होगी। ठीक है, अगर विलयन की मूलरता की जगह यहाँ सांद्रता देगा तो भी आपको मूलरता ज्ञात करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ये विलयन का आयतन क्लियर दे रखा है। कितना? विलयन का आयतन 250 ml क्लियर दे रखा है। तो ध्यान रखना, मूलरता की जगह पे यहाँ सांद्रता भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मूलरता नहीं पूछता है कंपटीशन में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में वो सांद्रता पूछेगा और उसमें ऑप्शन इस तरह से पूछेगा। ऑप्शन इसके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक आएगा इसका 1.0 कैपिटल M। ठीक है, और इसका ऑप्शन 2 आएगा 2.0 कैपिटल M। ठीक है, या फिर 0.5 कैपिटल M और या फिर 0.5 स्मॉल m। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, मूलरता का सूत्र है वो क्या है? विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणा 1 बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, ये सूत्र है। और विलेय की मात्रा यहाँ कितनी रखी है? 30 ग्राम है। 30 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना है? 60 ग्राम प्रति मोल। 60 ग्राम प्रति मोल। और विलयन का आयतन लीटर में 250 ml को हम 1/4 लीटर ले सकते हैं। कितना? 1/4 लीटर। ठीक है, 1/4 लीटर लिख सकते हैं। ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा एक बार, 1/मोल नीचे बचा, 30 से ये आधा बार कट जाएगा। ठीक है, अब 1/4 जो बटे में बटे है 1/4 वो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखें, ये तो हो गया 1/2। 30 से ये 60 2 यानी 30 से 30 दूनी 60, 1/2 हो गया। ठीक है, और ये बटे में ही बटे है 1/4 वो ऊपर पहुंच जाएगा 4/1। ठीक है, और 1/मूल है, बटे में बटे है तो मूल ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में क्या है? लीटर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा कितना? 2.0 कैपिटल M। यानी यहाँ विलयन की जो मूलरता है वो कितनी आई? 2.0 कैपिटल M आई। तो यहाँ विलयन की सांद्रता मूलरता के रूप में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब इससे आगे हम बात करते हैं नॉर्मलता की। किसकी बात करते हैं? नॉर्मलता की बात करेंगे। इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। कोई इससे क्वेरीज हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं फोन करके। ठीक है, अब भार आयतन मात्रक का दूसरा मात्रक है नॉर्मलता। कौन सा? नॉर्मलता। नॉर्मलता के बारे में मैंने अभी बताया था, इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। किससे? कैपिटल N से। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और विलेय के मूलों की संख्या घुली हो तो मूलरता होगी। ओके, तो नॉर्मलता का जो मात्रक होगा, नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता का सूत्र और मात्रक क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऊपर हो जाएगी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में। बटे में विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्योंकि यहाँ ग्राम तुल्यांक है, ग्राम तुल्यांक कहो या तुल्यांक कहो एक ही बात है, चाहे तो ग्राम तुल्यांक कहो या तुल्यांक। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है मात्रा बट्टे तुल्यांकी भार। मात्रा बट्टे तुल्यांकी भार। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का
तुल्यांकी भार। ओके, तो इस तरह से हम इस मान को इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो नॉर्मलता बराबर ये आ जाएगा विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यहाँ तुल्यांकी भार आ जाएगा गुणा 1/, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। नॉर्मलता से संबंधित ये मैंने आपको बताए। अब विलेय का तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार में आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और इससे संबंधित एक सवाल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जिसको मुझे सॉल्व करके आप बताना। ठीक है, वो सवाल आप लिख लें। लिखिए 63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल, 63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल, 63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल, ये इसका सूत्र है। क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया। जल में घोलकर कितना विलयन बनाया गया? को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया। जल में घोलकर कितना विलयन बनाया गया? 1 लीटर विलयन बनाया गया। 1 लीटर विलयन बनाया गया। तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता ज्ञात करनी है आपको। इस सवाल को आप करके दिखाएंगे। ठीक है, इससे आगे हम आगे वाली वीडियो लाएंगे। ओके, मेहनत करिए, पढ़िए। ओके, बाय। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। ओके, बाय।